अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं माज ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmaz.com। डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, उसका टॉपिक है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है। इस फर्स्ट वीडियो क्लिप के अंदर हम सिर्फ इसकी टर्म्स एंड डेफिनेशन हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे। देन हम हर क्लॉज को इंडिविजुअली ज़्यादा सेपरेट रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो देयर आर टोटल 3.37 यानी 37 टर्म्स एंड डेफिनेशंस मेंशन है। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, तो हर डेफिनेशन को हम इंडिविजुअली बारी बारी देखते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो ज़्यादा क्रिटिकल होगी समझने की, जिस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और जो सिंपल डेफिनेशन है उसको हम जस्ट रीड आउट कर देंगे। तो वेरी फर्स्ट 3.1 ऑर्गेनाइजेशन, person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objective। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है। सोल ट्रेड आ सकती है, कोई भी कंपनी आ सकती है, कॉर्पोरेट आ सकती है, फर्म आ सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो भी इसमें का ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। देन जो पार्टनरशिप के ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के जुमरे में आ जाता है। चैरिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन की है। तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ISO की डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये सारी चीजें कवर होती है। 3.2 इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स। ये कहते हैं कि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय या perceive itself to be affected by a decision or activity, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लिए जाए जो उनसे इफेक्ट हो रहे हैं या जो परसीव किए जाए या फिर जो इफेक्ट हो सकते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट हो, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसमें कस्टमर आपके हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, कंट्रैक्टर्स हो सकते हैं, या लोकल कम्युनिटी जो आपकी एरिया रह रही है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जांच कर लेते हैं कि हमें डर लगता है कि फला ऑर्गेनाइजेशन या फला मिल से गंदा पानी निकलेगा, फुजला निकलेगा और हम डिस्टर्ब होंगे। तो दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स, या आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर, ये सारे स्टेक होल्डर या इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं। 3.3 वर्कर, पर्सन परफॉर्मिंग वर्क और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो लोग जो काम कर रहे हैं बट उनका काम जो है इट इज लुक आफ्टर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो के मातहत काम कर रहे हैं लोग, वो वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं। इसमें थर्ड पार्टी वर्कर्स, एक्सटर्नल वर्कर्स, इंटरनल वर्कर्स, जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं आपके बिहाफ पे काम करेंगे, वो सारी भी वर्कर्स में आ जाएंगे। 3.4 पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मीन इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। और दूसरा 3.5 कंसल्टेशन, सीकिंग व्यूज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन में क्या बेसिकली डिफरेंस है? पार्टिसिपेशन है कि आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, और कंसल्टेशन है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों से हेल्प ले रहे हैं, उनकी व्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर व्यूज ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं कि हमने डिसीजन लेना इसका क्या है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3.4 एंड 3.5 क्लॉज, पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। 3.6 वर्क प्लेस, प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where a person needs to be or to go for work purpose, यानी हमारी सबसे नापसंदीदा जगह जहाँ पे हमें काम के लिए जाना पड़ता है वो वर्क प्लेस कहलाती है, और ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। 3.7 कंट्रैक्टर, external organization providing services to the organization in accordance with agreed specification, terms and condition, यानी एक एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिहाफ पे आपका काम कर रही है विद एग्रीड स्पेसिफिकेशंस एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। जो काम आपने जिस तरीके से करने के लिए गया है सेम एज वैसे ही करें, अपनी मनमानियां ना करें। सुन रहे हैं कंट्रैक्टर हजरात, अपनी मनमानियां नहीं करनी। 3.8 रिक्वायरमेंट्स, नीड और एक्सपेक्टेशन दैट इज स्टेटेड जनरली इम्प्लाइड और ऑब्लिगेटरी, यानी रिक्वायरमेंट्स मिला जो हमने कंट्रैक्टर को बताया है काम करना वैसे वो चीज़। जनरली इम्प्लाइड मीन्स दैट इट इज कस्टम और कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्टेड पार्टीज दैट नीड और एक्सपेक्टेशन अंडर द कंसिडरेशन इज इम्प्लाइड, या स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट इज वन दैट इज स्टेटेड फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने आगे प्रोवाइड की है वो रिक्वायरमेंट का पार्ट होगी।
3.9 लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट की बेसिकली दो टाइप्स हो गई, लीगल और अदर रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स से नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि जो आपकी लॉज हैं, आइन है, कानूनी रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करना। लोकल हो सकते हैं लॉज, नेशनल हो सकते हैं, प्रोविंशियल हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो सकते हैं। और अदर रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, या आपका जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसको भी बाज़ अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, लीगल रिक्वायरमेंट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंप्लाई विद एंड अदर रिक्वायरमेंट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू और चूज टू कंप्लाई विद। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चूज करे खुद से, जैसे ISO का ऑडिट करवाना, कुछ जगहों पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ जगहों पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर की, लेकिन फिर भी अपने आप में वो सिलेक्ट कर लेती है, यस वी विल फुलफिल दिस कमिटमेंट, इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे। 3.10 मैनेजमेंट सिस्टम, a set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and process to achieve those objectives। यानी एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जिसमें आप पॉलिसीज बनाएं, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और फिर आप प्रोसेसेस ऐसे डेवलप करें टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 3.11 है क्लॉज। तो इसके अंदर आपको प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं टू अचीव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। तो यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी जो कमिटमेंट है उसको अचीव करने के लिए जो आप प्रोसेसेस बनाएंगे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। 3.12 टॉप मैनेजमेंट, person or group of people who directs and controls an organization at the highest level। यानी जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लोग बैठे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज कंट्रोल कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खासकर अप्रेजल का प्रोसेस भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। 3.13 हाउ इफेक्टिवनेस से मुराद एक्सटेंड टू विच प्लान्ड एक्टिविटीज आर रियलाइज्ड एंड प्लान्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड। यानी इफेक्टिवनेस को जो हमने कंट्रोल में ये इम्प्लीमेंट किया है, कोई प्लान इम्प्लीमेंट किया है, तो उस प्लान किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ और कितने डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिले, यानी किस हद तक हमने अचीव किया, दैट इज इफेक्टिवनेस। 3.14 पॉलिसी, interaction and direction of an organization as formally expressed by its top management। यानी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इज बेसिकली पॉलिसी, सिंपल वर्ड्स का नाम इसको यूं याद कर लेते हैं। 3.15 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो पॉलिसी टू प्रिवेंट वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इल हेल्थ टू वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस। यानी वो पॉलिसी जिसके अंदर आपने कमिटमेंट शो किया कि हम अपने वर्क प्लेस पे इंजरीज नहीं होने देंगे और एक्सीडेंट्स नहीं होने देंगे, इल हेल्थ के कोई एक्सीडेंट या वाकयात नहीं होने देंगे, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। 3.16 ऑब्जेक्टिव मींस रिजल्ट टू बी अचीव्ड। जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो जो आपने जहाँ तक पहुँचना है, जो आपकी मंजिल है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। एंड 3.17 इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव। यानी जो पॉलिसी के अंदर आपने कमिटमेंट किया कि इल हेल्थ या एक्सीडेंट्स या इंजरीज आप नहीं होने देंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पहुंचने के लिए वो जो आपका इरादा है, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। 3.18 इंजरी एंड इल हेल्थ। अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव कंडीशन ऑफ अ पर्सन। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ है कि जो एडवर्स इफेक्ट से मुराद जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रही हैं, नेगेटिव मीन्स कि जिसका बुरा असर निकल रहा है। फिजिकल तो चलो ठीक है, पता चल जाता है, लेकिन इसमें वर्ड यूज हुआ मेंटल। तो मेंटल इल हेल्थ बुलिंग से भी हो सकती है, पुअर वर्क प्लेस कल्चर से भी हो सकती है, मेंटल सिकनेस हो सकती है, और अग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, बंदे को छुट्टी ना मिले उसमें मेंटल इल हेल्थ हो जाती है। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये OHS का जो 45,000 स्टैंडर्ड है, ये क्लियरली इसमें डेफिनेशन मेंशन कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल एंड कॉग्निटिव कंडीशन ऑफ अ पर्सन। 3.19 हैजर्ड। व्हाट इज हैजर्ड? सोर्स विद द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और इल हेल्थ। जो भी सोर्स है, जो भी किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल है आपको इंजरी या इल हेल्थ कॉज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, दैट इज हैजर्ड। And hazard can include sources with the potential to cause harm और hazardous situation, यानी unsafe acts जो हैं, unsafe conditions जो हैं, hazardous situations जो हैं, वो भी इस definition के अंदर cover हो रहे हैं। 3.20 risk
फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी बड़ी स्मॉल और सिंपल और प्रिसाइज डेफिनेशन इन्होंने मेंशन की है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़बरदस्त दी है। एक तो रिस्क सिंपल है कि कंसिक्वेंसेस एंड लाइवलीहुड का जो प्रोडक्ट है दैट इज रिस्क, यानी कितने परसेंट चांसेस है वो हैजर्डस सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे और किस हद तक डिस्टर्ब करे, यानी क्या उसका इम्पैक्ट आ सकते हैं। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द बेसिकली रिस्क। 3.21 occupational health and safety risk, OH&S risk, combination of likelihood of occurrences of workplace work related hazardous events or exposures and the severity of injury and ill health that can be caused by the event of exposure। again जिसमें consequences और likelihood को multiply करेंगे तो आपका risk आ जाएगा। this is the simplest definition of risk। 3.22 occupational health and safety opportunity, circumstances or set of circumstances that can lead to improvement of OHS performance, यानी कोई भी ऐसा circumstances, कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसी opportunity नज़र आए जिसमें आप occupational health and safety की performance, अपनी safety performance जो HSE performance को raise कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो जो है क्या कहलाती है अपॉर्चुनिटी, OHS अपॉर्चुनिटी यानी occupational health and safety opportunity। 3.22 competence, ability to apply knowledge and skills to achieve intended results, यानी जो आपकी पर्सनल एबिलिटी है अपने वर्कर्स की, वो जो उनका नॉलेज है, स्किल्स है, टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट से मुराद ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी है वो कॉम्पिटेंसी में आ जाएगा। आप लेकिन इसमें बंदे की चीज़ लिखी है एबिलिटी टू अप्लाई। एबिलिटी टू अप्लाई से मुराद है कि प्रैक्टिकली करने के भी आप में हिम्मत हो। सिर्फ आपके कॉम्पिटेंसी का ये मतलब नहीं कि आपका नॉलेज या स्किल्स है तो आप कुर्सी बैठ जाइए, आपने प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, दो चीज़ें, नॉलेज एंड स्किल्स, टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। इंटेंडेड रिजल्ट्स से मुराद आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स, टारगेट्स, इनको अचीव करने के लिए। 3.24 documented information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained। documented information can be in any format, मीडिया भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, फ्रॉम एनी सोर्स। तो कोई भी आपने, बट यू हैव टू मेंशन वेदर इट इज अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट, अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट, ऑब्सोलीट, वो फिर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की क्लॉजेस पढ़ेंगे। ठीक। 3.25 process, set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs, यानी वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपके रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इनपुट को आउटपुट में लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। 3.26 प्रोसीजर, स्पेसिफाइड वे टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, यानी किसी भी काम को करने का खास तरीका, कोई भी काम सर अंजाम देने का तरीका, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, प्रोसीजर। 3.27 परफॉर्मेंस, मेजरेबल रिजल्ट्स, यानी जो रिजल्ट्स मेजर की जा सके, दैट इज परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे, इसलिए दे कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल। 3.28 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, performance related to effectiveness of the prevention of injury and ill health to workers and the provision of safe and healthy workplace। जो occupational health and safety से related होंगे measurable results, वो आपके occupational health and safety performance में आ जाएंगे। 3.29 outsource, make an arrangement where an external organization performs part of an organization's functions or process। आउटसोर्स से मुराद है कि कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एजेंसी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपका प्रोसेस या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज आ जाएगा आउटसोर्स। यानी आप 3.30 मॉनिटरिंग, डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ अ सिस्टम, अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी, यानी किसी भी काम को, सिस्टम को, एक्टिविटी को, प्रोसेस को जांचना जो है, दैट इज मॉनिटरिंग। जांचना बेसिकली उसको देखना, ऑब्जर्व करना, और जांचना भी आप कह सकते हैं सुपरवाइज करना, दैट इज मॉनिटरिंग। ये मॉनिटरिंग के अंदर आता है।
3.31 measurement process to determine a value। ये बेसिकली जांचने की डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ को जांचना जो है, उसको नापना मापना जो है वो मेजरमेंट में आ जाएगा। 3.32 ऑडिट, systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled। It can be internal audit, it can be external audit। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑडिट क्लॉज को पढ़ेंगे। और ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम तभी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3.33 conformity, फुलफिलमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट, यानी किसी भी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट जो है उसको कंप्लीट होना, दैट इज कंफर्मिटी। एंड 3.34 नॉन कंफर्मिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट, किसी भी रिक्वायरमेंट ने किसी भी क्लॉज को, किसी भी स्टैंडर्ड की जो नॉन फुलफिलमेंट है आप उसको मुकम्मल नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सके, दैट इज एनसी, नॉन कंफर्मिटी। 3.35 इंसिडेंट, occurrence arising out of or in the course of work that could or does result in injury and ill health, यानी कोई भी ऐसा काम जो जिसका नतीजे में किसी किस्म का नुकसान हो रहा है, इंजरी हो रही है, इल हेल्थ हो रही है, दैट इज इंसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। 3.36 corrective action, action to eliminate the cause of a non-conformity or an incident and to prevent reoccurrence, यानी वो एक्शन प्लान जो आपने एनसी रिमूव करने के लिए बनाया और इम्प्लीमेंट किया और उसकी रीकरेंस रोकी, तो ये करेक्टिव एक्शन की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। 3.37 3.37 लास्ट वन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, रिकरिंग एक्टिविटी टू एनहांस द परफॉर्मेंस, यानी जो काम आपने किया उसको कंटिन्यू करते रहें और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा बनाते रहें। तो व्यूअर्स ये थी बेसिक डेफिनेशन टर्म्स जो इसमें यूज़ होनी है ISO 45001 के स्टैंडर्ड के अंदर। और ये हमारी वीडियो आज की यहाँ ख़त्म होती है। अब हम हर जो क्लॉज है इसकी 4, 5, 6, 7 जितनी भी आगे हैं सारा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून विद अस और हमारी वीडियो देखते रहे, हमें लाइक करते रहे, हमें फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।